हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो आज हम लोग बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे कॉलेज में, इसलिए सेशंस नहीं हो पाए। उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन अब बिल्कुल आराम नहीं करेंगे और अच्छे तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत से तैयारी करेंगे और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे अच्छे अच्छे नंबरों से। तो एग्ज़ाम डेट तो आ ही गई है, इसका वीडियो मैंने शेयर किया था आप लोगों को। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है जो कि ऑफलाइन होगा, एक ही दिन में सभी पेपर हो जाएंगे सीटेट के। तो हम लोगों को अब सुप्त अवस्था में नहीं रहना है, सक्रिय होकर पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी। हमने CDP कंप्लीट कर ली है, EVS पेडागोजी और NCERT दोनों कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे हिंदी पेडागोजी। हिंदी पेडागोजी भी आपका क्या है, बहुत ही स्कोरिंग है। जितने भी पार्ट है पेडागोजी वाले, CDP हो गया आपका, EVS में पेडागोजी जो आती है 15 नंबर की, या हिंदी इंग्लिश, ये सब बहुत, मैथ सब में जितने भी पेडागोजी आती है सब बहुत स्कोरिंग है। और CDP जिसने पढ़ा है और जो ये हिंदी पेडागोजी पढ़ लेगा, उसको बाकी सारी जो शिक्षण शास्त्र है, मैथ्स में हो गया आपका, इंग्लिश में हो गया और EVS में होगा, उन सबको समझने में तो मदद मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ में हिंदी की पेडागोजी आप पढ़ लेंगे तो आपको इंग्लिश की पेडागोजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग बिना देरी के स्टार्ट करेंगे हिंदी शिक्षण शास्त्र के बारे में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाषा अर्जन एवं अधिगम। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अर्जित कैसे की जाती है, उसका अधिगम कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी हासिल करेंगे। हर बार इससे 4 से 5 नंबर के मिनिमम क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, ज़्यादा नंबर के भी बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मिनिमम 4-5 नंबर तो आपके पक्के हैं बिल्कुल इस सेशन से। तो चलिए बिना देरी के हम लोग शुरू करेंगे। पहले जान लेते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। बहुत डिटेल में थोड़ा सेशन होगा, पेशेंस बनाए रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे मज़े से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें भाषा क्या है, भाषा के बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी। और क्या जानेंगे, भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको जान लेंगे। आपका जो त्रिभाषा सूत्र है उसको जान लेंगे। और जो साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक है, जिन्होंने भाषाविद जिनको हम कह सकते हैं, जिन्होंने भाषा पे अपना काम किया है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में जान लेंगे, जो कि हैं पियाजे, वाइगोस्की और नॉम चॉम्स्की। जब भाषा की बात हो और नॉम चॉम्स्की का नाम ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं भाषा क्या है, लैंग्वेज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में लैंग्वेज, हिंदी में कहते हैं भाषा। भाषा वो है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं, उनको अभिव्यक्त करते हैं, है ना। भाषा वो माध्यम है जिनके माध्यम से हम लोग अपने भावों को, विचारों को लिख कर, सुन के, पढ़ के, संकेतों के माध्यम से क्या करते हैं, एक दूसरे को कन्वे करते हैं, बताते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। तो भाषा क्या है, ये संचार का माध्यम है, संवाद का माध्यम है। ठीक है, भाषा का केवल यही काम नहीं है कि बस कम्युनिकेशन में ही काम आती है ना। जो कम्युनिकेशन है, ये संवाद है, जो बातचीत की प्रक्रिया है, ये भाषा का एकमात्र कार्य नहीं है, और भी कार्य है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य ये कह सकते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या है, भाषा का एक फंक्शन है। तो कह सकते हैं कि भाषा क्या है, हमारे विचारों को प्रकट करने के लिए क्या करती है, उनको आकार देने का काम करती है, विचारों को, हमारे थॉट्स को आकार देने का काम करती है। उसके माध्यम से हम लोग अपने विचारों को, थॉट्स को और जो भी फीलिंग्स हैं उनको शेयर कर पाते हैं, अभिव्यक्त कर पाते हैं, ये भाषा होती है। ठीक है, तो अगर हम कहें तो भाषा एक समग्रतावादी दृष्टिकोण है जो हमारे व्यक्तित्व को निखारने का काम करता है। और क्या करता है, संप्रेषण इसका कार्य है, संप्रेषण
भाषा का कार्य है ना। यानी कि भाषा के माध्यम से ही हम क्या कर पाते हैं, संप्रेषण कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व भी भाषा की वजह से निखरता है। तो ये भाषा की बात हो गई, है ना। अब हम अभिव्यक्त कैसे करते हैं, बोल के, लिख कर, पढ़ कर, सुनकर, है ना। तो थोड़ा सा जान लेते हैं, ऐसे कौशल होगा भाषा का, उसमें जानेंगे, लेकिन जान लेते हैं क्या होते हैं। सुनकर, बोलकर और पढ़कर और लिखकर हम क्या करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, सुन के, बोल के, लिख के, पढ़ के, है ना। और संकेतों के माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारे विचार होते हैं उनको अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये भाषा की बात हो गई। आगे चलते हैं थोड़ा इसी में। अब जान लेंगे भाषा के विविध रूप क्या क्या है। भाषा के विविध रूप, ठीक है, हर बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। भाषा के विविध रूप हैं, तो सबसे पहले मातृभाषा, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं मदर टंग या मदर लैंग्वेज। मदर टंग तो है ना, मदर लैंग्वेज हो गई मातृभाषा। और क्या हो जाएगा, राष्ट्रभाषा। और क्या हो जाएगा, राजभाषा। ठीक है, तो मातृभाषा क्या है, मातृभाषा वो होती है जो क्या होता है, एक स्थान विशेष पे बोली जाती है, पर्यावरण में रह के जो हम लोग अर्जित करते हैं, ये जिसको हम लोग सुनते हैं, सीखते हैं, जिसको मदर टंग कह देते हैं, या जैसे जो आपके पर्यावरण के आसपास की भाषा है उसको हम लोग कह देते हैं क्या कह देते हैं, मातृभाषा या मदर टंग, है ना। तो मातृभाषा यानी जो भाषा होती है हमारे एक क्षेत्र विशेष की, स्थान की, उसको क्या कह देते हैं, मातृभाषा। ठीक है, फिर राष्ट्रभाषा की बात आती है। राष्ट्रभाषा का मतलब यहाँ पे है कि जो एक राष्ट्र विशेष में बोली जाती है, वहाँ के जितने भी नागरिक हैं सभी के द्वारा वो भाषा बोली जाती है, वो क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब एक राष्ट्र में निवास करने वाले सभी नागरिकों द्वारा बोली जाती है, और जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं, राजकाज के काम होते हैं, वो सब राष्ट्रभाषा में ही किए जाते हैं। तो वो क्या होती है, राष्ट्रभाषा होती है। ठीक है, हमारे इंडिया की राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, राजभाषा। राजभाषा का मतलब राजकाज की भाषा, है ना, जो कि राष्ट्रभाषा तो नहीं है लेकिन राजकाज की भाषा है। तो हमारे यहाँ राजकाज की भाषा क्या है, राजकाज की भाषा वो होती है जो जिसमें काम होता है, जिस भाषा में जितने भी ऑफिशियल्स वर्क होते हैं वो सब होते हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 343 में 1 में कहा गया है ना। इसमें कहा गया जो हिंदी है वो क्या है, राजकाज की भाषा है ना। तो राजभाषा जो आर्टिकल 343 है 1 में, उसमें क्या कहा गया है, जो राजकाज की भाषा है वो हिंदी है ना। तो इससे एग्जाम में हर बार प्रश्न आता ही है, याद रखिएगा। ऑफलाइन पेपर होगा तो फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने की संभावना भी ज़्यादा है ना, क्योंकि पिछले के आप ऑनलाइन पेपर उठा के, सॉरी ऑफलाइन पेपर उठा के देख सकते हैं। इतना ऑनलाइन हो गया कि दिमाग में ऑनलाइन ही बस गया है। तो ये भाषा के विविध रूप थे। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हम लोग जानेंगे भाषा अधिगम और अर्जन में क्या डिफरेंस है, ये कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं भाषा अर्जन के बारे में। भाषा अर्जन और अधिगम। भाषा अधिगम क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। अर्जन का मतलब है कुछ अर्न करना, है ना, यानी कि अर्जन को अगर हम कहें तो ये एक क्या है, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं वहाँ पे सुन के, देख के, है ना, हम लोग क्या करते हैं, अनायासी चीज़ों को सीख जाते हैं, है ना, बिना किसी एफर्ट के, बिना किसी विशेष कार्य किए हम क्या करते हैं, सीख जाते हैं भाषा को इस कंडीशन में, है ना। अर्जन में भाषा को हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण के माध्यम से सीख लेते हैं, अर्जित कर लेते हैं। ठीक है,
तो भाषा अर्जन मतलब कि क्या कह सकते हैं कि ये अनकॉन्शियस अचेतन प्रक्रिया है ना, जिसमें हम लोग जानबूझ के ये नहीं करते कि मैं सीखने घंटे 2 घंटे के लिए बैठ गया सीखने के लिए कि आज मैं ये सीखूंगा कि मुझे पानी पीना है, ये सेंटेंस आज मैं बोलना सीखूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। हम क्या करते हैं, अपने पर्यावरण में जो भी लैंग्वेज हमें मिलती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, वॉट जो भी मिलती है, जो हमारा वातावरण होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, उसको सीख लेते हैं। ठीक है, अचेतन अवस्था में कोई विशेष उसके लिए हम कार्य नहीं करते हैं या कोई विशेष चेतना का यूज नहीं करते हैं, है ना, ये सक्रियता नहीं दिखाते हैं। तो ये अर्जन की बात हुई। अब अधिगम पे चलेंगे। अधिगम यानी कि सीखना, यानी कि लर्न करना। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अर्न करना और यहाँ पे लर्न करना। ठीक है, अब लर्निंग में क्या होता है, ये सबसे पहली बात तो ये आपकी कॉन्शियस यानी कि चेतन प्रक्रिया है। चेतन प्रक्रिया है, इसका मतलब है इसको सीखने के लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, है ना, तब आप सीख पाएंगे। और अगर हम कहें तो ये संस्थागत प्रक्रिया है। आप किसी विशेष जगह पे जाएंगे, आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश जो भी सीखनी है, तो आप उसके लिए कोई कोर्स ले सकते हैं या किसी विशेष संस्था में, स्कूल में कहीं जाएंगे, आप सीखेंगे। ठीक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, सक्रिय रहेंगे और कार्य करेंगे, है ना। और नियमबद्ध प्रक्रिया है, नियमबद्ध प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जब अर्जन कर रहे थे तो आपने कोई ग्रामर व्याकरण वगैरह नहीं सीखी। आपने क्या किया, जो भी सुना, सेंटेंसेस, वर्ड्स जो भी सुने, भाषा सुनी, आपने उसको सीख लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक नियमबद्ध प्रक्रिया होगी, ये संस्थागत प्रक्रिया होगी। आप कहीं जाएंगे, अपना समय देंगे, है ना, अपनी चेतना लगाएंगे, तब आप क्या करेंगे, उस चीज को सीख पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये नियमबद्ध प्रक्रिया है और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, चेतना का प्रयोग करना पड़ता है, यानी कि कॉन्शियस रहना पड़ता है। अब अर्जन किसका होगा, हमेशा क्या होता है, अर्जन हम करेंगे मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा का अर्जन करेंगे। ठीक है, और क्या होता है, ये परिवेश पे डिपेंड करेगा, परिवेश कैसा है, यानी कि वातावरण, जैसा वातावरण आपको जिस भी लैंग्वेज का मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी लैंग्वेज आपके परिवार में बोली जाती है, आसपास के वातावरण में, आप उसको क्या कर लेंगे, आसानी से सीख लेंगे, अर्जित कर लेंगे। ठीक है, लर्निंग पे मत चले जाइएगा, सीखने का मतलब यहाँ पे आसानी से उसको अर्जित कर लेंगे। ठीक है, अक्वायर कर लेंगे, है ना। और अधिगम में भी क्या है, वही चीज है सेम, कि समृद्ध परिवेश मिलता है। यहाँ पे समृद्ध परिवेश सीखने के लिए प्रोवाइड किया जाता है ना। एक वहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे वातावरण पहले से होता है, कह सकते हैं नेचुरल वे में, और यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट किया जाता है, वातावरण बनाया जाता है ना। लेकिन समृद्ध परिवेश सीखने के लिए भी चाहिए और अर्जन दोनों के लिए चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी भाषा का अर्जन होना है तो उसके लिए भी परिवेश होना चाहिए, है ना। तो कोई भी भाषा हो, उस वातावरण में मिल जाएगा तो आराम से वो अर्जित कर लेगा। और यहाँ पे भी लर्निंग में भी क्या होता है, समृद्ध परिवेश चाहिए। ठीक है, बाकी तो भाषा पर्यावरण से आती है ना। इसमें ये बात भी कि भाषा क्या होगी, वही चीजें, भाषा पर्यावरण से आने का मतलब परिवेश होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या होता है, भाषा का संपूर्ण ढांचा शामिल होता है। संपूर्ण ढांचे का मतलब है उसकी व्याकरण, जितना भी पूरा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल क्या करेंगे, जीरो से लेके हीरो तक जाएंगे, यानी कि जितना भी भाषा के बारे में सब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखेंगे। इसमें क्या होगा, जो भी सुनेंगे सीखेंगे उसको सीख लेंगे, कोई उद्देश्य नहीं होगा। यहाँ पे क्या होता है, उद्देश्य होता है ना। और यहाँ पे क्या होता है, उद्देश्य नहीं होता है, हम जो देखते हैं वातावरण में सीख लेते हैं, या कह सकते हैं ये इनफॉर्मल वे में होता है ना। क्या होता है, इनफॉर्मल वे में, और वहाँ पे क्या होता है, फॉर्मल वे में, यानी कि अनौपचारिक तरीके से होता है और वो औपचारिक तरीके से होता है। ठीक है, तो होपफुली सबको अर्जन और अधिगम में अंतर पता चल गया होगा। ठीक है, यहाँ पे प्राकृतिक परिवेश आपको मिल जाएगा और यहाँ पे नियमबद्ध परिवेश मिलेगा, यानी कि जो बात की हमने की, क्रिएट किया गया होगा परिवेश। ठीक है, तो आगे चलते हैं। और भाषा सीखने के लिए इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आपका सामाजिक अंतरक्रिया। ठीक है, जितना ज़्यादा आप इंटरेक्ट करेंगे उतनी अच्छी आपकी भाषा होगी, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो, मदर लैंग्वेज हो, सेकेंड लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, है ना। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। तो ये आपका भाषा अधिगम और भाषा अर्जन के बारे में हो। तो हम लोगों ने भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे हम लोग चलते हैं, हम जानेंगे जो कुछ भाषा के मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा था और उनकी क्या राय थी, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आते हैं इसी टेट में, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोम चॉम्स्की जी की। ठीक है, जल जाओ, नोम चॉम्स्की जी की बात करेंगे हम लोग सबसे पहले। ठीक है, देखेंगे इन्होंने भाषा के बारे में क्या कहा है। वैसे तो इसका सेशन हो चुका है आपका सीडीपी में, लेकिन हिंदी में भी जानेंगे। ठीक है, और अगर हिंदी की पेडागोजी आपने ठीक तरीके से समझ ली, जो कि स्कोरिंग है, आप 15 में 15 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो आपको इंग्लिश की भी पेडागोजी काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कुछ थियरीज ही उसमें अलग हैं, बाकी सारी चीज़ें अर्जन अधिगम ये सब वहीं से लिया गया, वही वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी में भी। कई बार आप मैच करके देख सकते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेडागोजी के और इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन, दोनों मिलते जुलते आ जाते हैं। अगर जिसको हिंदी पेडागोजी ठीक से पढ़ लिया तो उसकी इंग्लिश पेडागोजी में ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। ठीक है, अगर महावीक होगी तो, वरना अच्छी हुई तो और अच्छे आएंगे। ठीक है, वरना ठीक ठाक तो आ ही जाएंगे, गारंटी है। तो नोम चॉम्स्की के बारे में जानेंगे। ठीक है, इन्होंने क्या बताया है, जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो क्या है, जन्मजात है। जन्मजात है, यानी कि ये जन्म से ही बच्चे में भाषा अर्जन की क्षमता होती है। ये क्षमता क्या है, जन्मजात है। ठीक है, अब जन्मजात है तो कुछ इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने लैट के बारे में बताया है। ठीक है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, इन्होंने कहा है कि जो मानव का मस्तिष्क है उसमें क्या होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग भाषा को अर्जित कर पाते हैं, सीख पाते हैं। जो भाषा अर्जन की क्षमता है वो जन्मजात होती है। दूसरा क्या बताया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि एक भाषा अर्जन यंत्र होता है, हिंदी में लिख देते हैं क्योंकि हिंदी पेडागोजी है, भाषा अर्जन यंत्र। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। भाषा अर्जन यंत्र जो होता है, इसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, भाषा अर्जित करते हैं। इन्होंने तीसरी बात की व्याकरण, सार्वभौमिक व्याकरण की। ठीक है, सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि सभी भाषाओं का व्याकरण कहीं ना कहीं यूनिवर्सल होता है, सार्वभौमिक होता है ना। तो क्या बताया इन्होंने कि विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, यूज होती हैं, उन सबका जो एक मूल व्याकरण होता है ना, और जिसको सीखने की क्षमता कहाँ होती है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस में। ठीक है, जिसको हम अर्जित करते हैं वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस से अर्जित करते हैं। ठीक है, और ये कब तक एक्टिव रहेगी, तो ये 5 साल तक, यानी 5 साल का मतलब है 0 to 5, है ना। जन्म से लेके 5 साल तक ये क्या होती है, एक्टिव रहती है ना। इसको कह सकते हैं संक्रमण काल भाषा का, संक्रमण काल भाषा का। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा काम ये इतने ही एज तक करती है। इस एज में आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सीख नहीं पाएंगे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिवली सीख पाते, आपको उतने एफर्ट नहीं डालने पड़ते जितने बाद में डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब इन्होंने ये बात कही कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, तो इसके बारे में होती कहाँ है, तो जैसे कि ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, मान लेते हैं, बेशक ना हो ऐसा, है ना। तो इसमें क्या है, लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर, है ना। तो इसमें ये कहाँ पे होगी, अगर ये कहीं डिवाइस होती है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, तो इधर कहीं होगी, लेफ्ट वाले में। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज कहाँ होती है, इसी में होती है। ठीक है, भाषा लिख लीजिए, इसमें भाषा होती है और इसमें क्या होती है, क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी इसमें होती है राइट वाले में। ठीक है, तो अगर ये डिवाइस कहीं पाई जाती है तो यहाँ कहीं होगी। ठीक है, काल्पनिक रूप से कहा है, ऐसा कोई मशीन या चिप नहीं मिली है दिमाग में ढूंढने उड़ने से कि पता चले चिप निकालने लग जाए सब हम लोग, है ना। तो डिवाइस की बात की है इन्होंने। तो भाषा अर्जन क्षमता जन्मजात होती है। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस यानी कि भाषा अर्जन यंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम लोग भाषा सीखते हैं, अर्जित करते हैं, है ना। और सार्वभौमिक व्याकरण, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की कि चाहे कितनी भी भाषाएं हो, विश्व में जितनी भी बोली जाती हैं, सबका एक मूल व्याकरण होता है। और जो सार्वभौमिक व्याकरण है ये हम लोगों में हमेशा से होता है ना। इसका मतलब कोई हमें ये नहीं सिखाता है कि है को पहले, है को बाद में यूज़ करेंगे, थे को बाद में यूज़ करेंगे, हम अपने आप सीख जाते हैं, है ना। जैसे हम पानी मांगते हैं तो कहते हैं 1 गिलास पानी दे दो, ये नहीं कहते दे दो 1 गिलास पानी, है ना।
ये नहीं कहते पानी एक गिलास दे दो, मतलब कि कहीं ना कहीं हमको पता होता है या ये यूनिवर्सल चीज़ें हैं कि जन्मजात होती हैं। इतना नहीं सिखाना पड़ता है कि एक एक शब्द बिल्कुल सिखाना पड़ जाए। ठीक है, तो ये नॉम चॉम्स्की की बात रही। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। होपफुली सबको समझ में आया होगा। रिवीजन ही हो रहा है नॉम चॉम्स्की, पियाजे और वाइगोस्की वाला, क्योंकि ये हम लोग सीडीपी पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हिंदी पेडागोजी भी आप जान जाएंगे क्या क्या यूजेस हैं इनके। प्रश्न तो आता ही है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे जानते हैं वाइगोस्की जी ने क्या कहा है। लेव वाइगोस्की जी ने क्या कहा है। क्या है ये, उन्होंने बात की है कि जो भाषा है वो सामाजिक अंतःक्रिया से आती है। ठीक है, ये तो याद ही रखिएगा बिल्कुल। वैसे तो भाषा सामाजिक अंतःक्रिया से आती ही है, ये हम लोगों ने भाषा के उसमें ही पढ़ा अधिका वर्जन में। लेकिन क्या है, वाइगोस्की जी सोशल इंटरेक्शन की बात ही करते हैं, कि थ्योरीज पढ़ चुके हैं हम लोग, उसमें भाषा के बारे में जाना था। जानते हैं ये लोग भाषा के बारे में ये क्या कहते हैं, ये जानते हैं। क्या करता है बालक, भाषा कैसे सीखता है, जो उसका परिवेश है, जो हमने अभी बोला कि सामाजिक अंतःक्रिया करके, जो उसका वातावरण है उससे इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके वो भाषा को सीखता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बोल में ऐसे हवा में नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना। तो जो उसका परिवेश है उससे अंतःक्रिया करके क्या करता है बालक, भाषा को सीखता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या क्या बताया, इन्होंने निजी वाक्य की बात की। निजी वाक्य जिसको क्या कहते हैं, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच, ये भी प्रश्न पूछ लेता है कि प्राइवेट स्पीच की बात किसने की। प्राइवेट स्पीच क्या है कि जब बच्चा स्वयं से बातें करता है, अपने, इन्होंने क्या बोला है कि अपने टास्क को वो रेगुलेट कर रहा होता है। तो निजी वाक्य क्या है, प्राइवेट स्पीच है ना। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप सीटीपी वाला सेशन देख सकते हैं जो लेव वाइगोस्की जी का है। ठीक है, निजी वाक्य की बात की, और किसकी बात की इन्होंने, आंतरिक वाक्य की बात इन्होंने की। ठीक है, यानी कि यही जो निजी वाक्य है, यही क्या होता है, धीरे धीरे 7 साल की उम्र तक ये क्या होता है, इंटरनल स्पीच में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आंतरिक वाक्य में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जो बातें अभी बड़बड़ा बड़बड़ा के बोल के कर रहे थे, वही बातें हमने मन में करना शुरू कर दी। आज यहाँ जाऊँगा, आज वहाँ जाऊँगा, ये तो सुनाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, लेकिन मतलब ये मन में सोचते हैं, है ना। तो क्या होगा कि निजी वाक्य और आंतरिक वाक्य की बात करते हैं। ठीक है, तो आंतरिक वाक्य की बात की, इन्होंने क्या बताया, ये दोनों क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में सहायक हैं। ठीक है, इन दोनों को लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या बोला कि ये दोनों लैंग्वेज डेवलपमेंट में सहायक हैं। और क्या होता है, एक चीज़ जो इन्होंने बोली कि भाषा विकास से क्या होता है, भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास में सहायक है। विकास में सहायक है। ठीक है, इससे भी प्रश्न बन जाता है डायरेक्टली। तो इन्होंने क्या बोला कि भाषा विकास से क्या होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात थी किसकी, वाइगोस्की जी की। इसमें क्या होगा, निजी वाक्य में खुद के एक्शन को बच्चा गाइड करता है, सेल्फ रेगुलेट करता है खुद को, ऐसा वाइगोस्की जी मानते हैं। ठीक है, बाकी भाषा सोशल इंटरेक्शन से आती है ना, सामाजिक अंतःक्रिया से आती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पियाजे जी के बारे में जान लेते हैं, उन्होंने क्या कहा है। पियाजे, ठीक है, इनका पूरा नाम जीन पियाजे। इन्होंने क्या कहा है कि संज्ञानात्मक विकास पे क्या निर्भर करता है, भाषा का विकास। ठीक है, अगर किसी बच्चे का संज्ञानात्मक विकास अच्छा है तो भाषा विकास उसका मतलब अच्छा होगा, ऐसी संभावना है। तो क्या है मतलब कि इन्होंने पूरा जोर किस पे दिया है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक विकास किसमें सहायक है, भाषा विकास में सहायक है, ऐसा इन्होंने पियाजे जी ने कहा है। ठीक है, इस सेशन में मतलब इस बात में इन्होंने क्या किया है, उल्टा कर दिया है वाइगोस्की जी का। ठीक है, कि भाषा क्या करती है, भाषा से वाइगोस्की जी क्या बोले कि भाषा से संज्ञानात्मक विकास होगा, और इन्होंने बोला कि संज्ञानात्मक विकास से भाषा विकास होगा। ठीक है, अब इन्होंने बात की है इगोसेंट्रिक स्पीच, यानी कि अहम केंद्रित वाक्य, अहम केंद्रित वाक्य जिसको कहते हैं इगोसेंट्रिक स्पीच, है ना। अहम केंद्रित वाक्य की बात की है इन्होंने, है ना, जो कि 2 से 6 साल की ईयर तक एज तक बच्चे में आता है, 2 से 6 वर्ष तक जन्म के बाद आता है बच्चे में। और क्या होता है, इसको उन्होंने
यूजलेस बताया, वर्थलेस बताया है ना। यूजलेस बोला कि बच्चा इसमें क्या है, अहम केंद्रित है, स्वयं में खोया हुआ है और अपने आप से बातें कर रहा है और इसका कोई भी रोल नहीं है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इसका कोई भी रोल है नहीं लैंग्वेज डेवलपमेंट में। पियाजे जी ने ये बताया है। और क्या बताया है इन्होंने, और क्या कहा है, थॉट क्या करते हैं, थॉट जो है भाषा से पहले आते हैं, है ना। यानी कि थॉट क्या करते हैं, लैंग्वेज को डिसाइड करते हैं। उन्होंने ये बात भी बोली है कि थॉट अगर हम कहें तो प्रोसीड द लैंग्वेज, थॉट प्रोसीड लैंग्वेज, यानी कि भाषा से पहले क्या आते हैं, विचार आते हैं। जबकि वाइगोत्स्की जी ने क्या कहा था कि विचार और भाषा पहले क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और बाद में धीरे धीरे वो आपस में इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, थॉट क्या करते हैं, भाषा से पहले आते हैं, पहले विचार आते हैं, फिर उनको कन्वे करने के लिए भाषा का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था पियाजे जी के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो हम लोगों ने पढ़ ली। ठीक है, आगे हम लोग जानेंगे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है, यानी कि त्रिभाषा सूत्र है, इसके बारे में जानेंगे। तो हम लोग बात करेंगे त्रिभाषा सूत्र की, है ना, जो 1964 से 66 है ना, 1966 मानिए में आया था, है ना। किसमें बात हुई थी इसकी, कोठारी आयोग में, है ना, कोठारी आयोग था, उसमें बात हुई थी त्रिभाषा सूत्र की। तो इसमें क्या बात हुई थी, यानी कि जो इसका रूल्स था वो क्या था, रूल्स जो है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला का, इसमें क्या था, जो हिंदी भाषी स्टेट है ना, हिंदी स्टेट, ठीक है, और जो नॉन हिंदी स्टेट थे, नॉन हिंदी स्टेट, वहाँ पे भाषा का क्या मतलब रोल रहेगा, एजुकेशन में किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या था, जो हिंदी भाषी स्टेट है उसमें मदर टंग, जो कि जब हिंदी भाषी स्टेट है तो इसका मतलब है हिंदी ही रहने वाली है ना, हिंदी रहेगी। और क्या रहेगा, जो सेकेंड लैंग्वेज होगी वो क्या होगी, इंग्लिश हो सकती है या कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, वैसे तो जो हिंदी भाषी स्टेट है उसमें इंग्लिश रहेगी, है ना, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज भी हो सकती है। ठीक है, और तीसरी भाषा में कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या है, जो भी 22 भाषाएं हैं संविधान में उनके बारे में, है ना, कि यानी कि उनमें से कोई भी भाषा एक हम पढ़ा सकते हैं। ठीक है, फिर नॉन हिंदी स्टेट में क्या होगा, यहाँ पे भी 3 भाषा रहेंगी। तो एक तो जो स्टेट की भाषा है वो रहेगी, है ना, राज्य भाषा जो रहेगी, हिंदी, इंग्लिश या तेलुगु, तमिल जो भी है वहाँ की राज्य भाषा वो रहेगी, मलयालम जो भी है राज्य भाषा रहेगी। दूसरी क्या रहेगी, हिंदी रहेगी। ठीक है, और तीसरी क्या रहेगी, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या इंग्लिश रहेगी। ठीक है, ये रहेगी नॉन हिंदी जो स्टेट है उनके लिए रहेगी। तो ये आपका त्रिभाषा सूत्र था, जिसमें बात हुई थी भाषा के बारे में। होपफुली समझ में आया होगा, छोटी सी बात है कि मदर टंग रहेगी जो भी वहाँ की है, इंग्लिश या MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, फिर थर्ड में MIL कोई भी जो 22 भाषाओं में से जो यहाँ पे यूज़ हो चुकी है वो यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। ठीक है, ये तो कॉमन वाली बात है कि जो यहाँ पे ले चुके हैं वो नहीं लेंगे। ठीक है, और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश नहीं है इंक्लूडेड, यानी कि जो 22 भाषा है संविधान में उसमें इंग्लिश नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इसीलिए अलग से लिखा गया है मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश। ठीक है, यहाँ पे भी सेम इंग्लिश या फिर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज लिखा गया है, इसीलिए अलग से। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी त्रिभाषा सूत्र की। आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपका आया था ओला, जिसको कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ठीक है, 1963 में आया था। इसमें क्या कहा गया, जो हिंदी है वो क्या है, राजकाज की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है ना, राजभाषा है। ठीक है, और क्या कहा गया, इसी में था
कि OLA, OLA नहीं था, सॉरी, AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि जो दूसरी राजकाज की भाषा हो सकती है, सहायक भाषा जिसको कह सकते हैं, सहायक राजकाज की भाषा क्या होगी? इंग्लिश होगी। ठीक है, सहायक जो राजकाज की भाषा होगी ये क्या होगी? इंग्लिश होगी। तो होपफुली इतना समझ में आया होगा आप लोगों को कि भाषा क्या थी, भाषा के विविध रूप क्या थे, और क्या था, हम लोगों ने क्या पढ़ा, भाषा से संबंधित जो भी विचारक थे, भाषाविद थे, उनके बारे में जाना हम लोगों ने, भाषा अधिगम और अर्जन क्या होता है, और त्रिभाषा सूत्र और ये ओला, इन सब के बारे में जाना। तो ये आपका जो भाषा अधिगम और अर्जन का सेशन था वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे इसी में आगे बढ़ेंगे, जो भाषा के सूत्र हैं, यानी कि शिक्षण विधियाँ क्या क्या हैं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आप अपनी तैयारी बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करते रहिए, है ना। ब्रह्मास्त्र है वो सीटेट के लिए, है ना, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड होता रहता है प्रश्न। वैसे भी साल में 2 बार पेपर होना है, तो इतना वो नहीं है कि नए नए प्रश्न हर बार बनते रहेंगे। ये है कि इसी में से जब सिलेबस वही है, सब कुछ वही है, तो रिपीटेशन तो बनता है ना, होना ही रिपीटेशन। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाते रहिए, और समय है ठीक ठाक मात्रा में समय। अगर जिसने अभी से भी तैयारी करना शुरू किया होगा, ये शुरू करेगा 1-2 दिन में, अभी तक नहीं शुरू किया था, 1-2 दिन में शुरू करेगा, तो आप उसको मिशन पॉसिबल का लिंक पहुंचाइए, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अपना सीटेट का एग्जाम अच्छे नंबर से क्वालिफाई करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस वॉज साधना, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।